जय हिंद दोस्तों, टीयर मेंटोरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सितंबर 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाला है सीटेट का, उससे रिलेटेड जो ईवीएस का जनवरी 2021 में जो पेपर हुआ था उसका एनालाइज करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि किस बेस पे उसका एग्ज़ाम हुआ था और उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी और उसके आधार पर आगे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हम लोग आज 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे और उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और अलग से दिया गया है उसको भी हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इसमें से केंद्र शासित प्रदेश को बताना है, तो मणिपुर जो है ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किन क्षेत्रों में कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो भारत के गुजरात और तमिलनाडु के क्षेत्रों में कच्चे तेलों का उत्पादन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हमारे देश का जो संविधान है यह किसके नेतृत्व में तैयार किया गया था। तो हमारे देश का जो संविधान है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के नेतृत्व में तैयार किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य क्या नहीं होता है। तो जो पौधों में जो जड़ होती हैं इसका मुख्य कार्य ह्यूमरस प्रदान करना नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पौधों को सहारा देना जड़ों का मुख्य कार्य होता है। उसके बाद सिर्फ जो भोजन होता है उसका संचय भंडारण भी जड़ ही करते हैं और जल और खनिजों का अवशोषण भी जड़ ही करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पोचमपल्ली भारत के किस राज्य का एक कस्बा है जो अपनी विशेष बुनाई की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो पोचमपल्ली जो है यह तेलंगाना राज्य का एक कस्बा है जो अपनी विशेष बुनाई साड़ियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो जो खाद्य पदार्थ इसमें से हैं, आंवला, पालक और गुड़, इसमें आयरन की मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जब आयरन की कमी शरीर में होती है तो डॉक्टर आंवला, पालक और गुड़ खाने की सलाह देता है ताकि जो एनीमिया या फिर आयरन की जो कमी है वो दूर हो सके। अगला हमारा प्रश्न है, पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि वो हमसे 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इसमें से जो चील, बाज और गिद्ध होते हैं यह मनुष्यों की जो दृष्टि होती है उससे 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस राज्य में ग्रामीण लोग अपने घर मजबूत बांस के खंभों पर जमीन से लगभग होता है 3 से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। तो जो असम के लोग होते हैं ये लोग बारिश की वजह से इनके घरों में पानी न पहुंचे इसलिए ये लोग बांस के खंभों पर जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊपर अपने घरों को बनाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवंशिकी के नियम किसने दिए थे। तो जो मटर का पौधा जो था उस पर प्रयोग किया गया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इन्होंने ही आनुवंशिकी का नियम दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार जो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का पाठ्यक्रम है इसमें मुख्य थीम कितनी है। तो जो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो ईवीएस में प्राथमिक स्तर का जो थीम है उसमें मुख्य 6 थीम दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, उपाख्यान अभिलेख जिसे हम लोग एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं में क्या दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो इसमें मुख्य रूप से समस्यात्मक स्थितियों की पहचान करना और जो निर्णयात्मक कथन लिखना होता है ये नहीं शामिल करना चाहिए। इसका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए आप कैसे योजना बनाएंगे। तो जो एकीकृत जो कक्षा है ईवीएस की इसके लिए हम लोग योजना बनाएंगे कि एक पाठ में 2 या अधिक विषयों को मिलाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल विकसित करने में क्या सहायक है। तो जो ईवीएस जो होता है इसमें एक मानचित्रण कौशल के लिए सबसे ज़्यादा विकसित करने में जो सहायक होता है वह स्थानों की सापेक्ष स्थिति और दिशा की समझ को विकसित करना होता है। अगला हमारा प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तुरांग का अर्थ जंगल होता है, यह किस राज्य की भाषा है। तो तुरांग का अर्थ जो जंगल होता है, ये क्वेश्चंस बार बार पूछता है और ये जो झारखंड है इसकी भाषा है। यहाँ पे कुड़ुक भाषा बोली जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुमक्खियों के बारे में इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये बात तो सही है कि जो रानी मक्खी होती है वही अंडे देती है। नर मक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। छत्ते में अधिकांश मक्खियां काम करने वाली होती हैं। हाँ, ये बात सही है। छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियां होती हैं, ये बात भी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो अरब सागर से लगा हुआ है। तो जो भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है वह लक्षद्वीप है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस वर्ष अलग होकर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 2019 में इससे अलग, जम्मू और कश्मीर से अलग होकर के लद्दाख एक नए दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बने थे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में जो भारतीय संविधान है इसमें कुल अनुच्छेद 448 है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। लेकिन जो रिकॉर्ड आता है इस्तेमाल किया जाता है 395 या कुछ ऐसे 394 तक इस्तेमाल किया जाता है। बाकी उसमें जो सेक्शंस अलग से जोड़े गए हैं इन सबको जोड़ करके 448 हो गया है। अगला हमारा प्रश्न है, जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी और खनिज को ऊपर खींचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जब जड़ों द्वारा मिट्टी से पानी और खनिज को ऊपर खींचा जाता है तो इस प्रक्रिया को पराशरण कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में कौन सी प्रसिद्ध चित्रकारी पेंटिंग की जाती है। तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध चित्रकारी की जाती है वह कलमकारी होती है, जिसे हम लोग डॉट वाला कहते हैं, ब्लॉक डॉट भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पालक और टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पालक और टमाटर में जो मुख्य रूप से पाया जाता है वो ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गिद्धों की संख्या में कमी का मुख्य कारण किस दवा का उपयोग है। तो जो गिद्धों की संख्या को जो कम हो रही है, इनकी जो संख्या कम होने का जो प्रसिद्ध कारण है वह जो दवा इसका उपयोग किया जाता है वह डाइक्लोफिनेक है। इसका ऑप्शन नंबर डाइक्लोफिनेक है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी वजह से जब पशुओं को ये दवाई दी जाती हैं और वो मर जाते हैं तो गिद्ध इनको जब खाते हैं तो इसकी वजह से वो गिद्ध भी मर जाते हैं। इसकी वजह से इन लोगों की संख्या कम होती जा रही है। अगला हमारा प्रश्न है, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी किस वर्ष घोषित किया गया था। तो मोर को जब भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था उस 1963 में घोषित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान में घरों की छतें मुख्य रूप से किससे बनाई जाती हैं ताकि उनमें कीड़े न लगें। तो राजस्थान में जो छतें बनाई जाती हैं, घरों की छतें जो बनाई जाती हैं ताकि उनमें कीड़े न लगें, वह नीम और कीकर की झाड़ियों से बनाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। असम में खाया जाने वाला बोरा किस अनाज की एक किस्म है। तो असम में जो खाया जाता है उसका नाम बोरा है। वह चावल का किस्म है जो एक चिपचिपा चावल होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी परिवार और मित्र की थीम, जो मित्र का जो थीम है उसका उपथीम इसमें से कौन सा है? तो जानवर और पौधे जो है यह परिवार और मित्र का उपथीम है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एक बच्चे की सभी गतिविधियों, कार्यों और प्रोजेक्ट का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने वाला फोल्डर क्या कहलाता है? तो जब एक बच्चा जब गतिविधि करता है, कार्य करता है या फिर प्रोजेक्ट का जो विश्लेषण करता है उसका व्यवस्थित रिकॉर्ड रखा जाता है, तो जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है वो जो फोल्डर होता है उसका नाम पोर्टफोलियो है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अल-बरूनी जिसने तालाबों के निर्माण के बारे में लिखा था वह किस देश से भारत आया था? तो वह उज्बेकिस्तान से भारत में आया था। उसने अपने किताबुल हिंद जो है उसमें यहाँ के जलाशयों के बारे में, तालाबों के बारे में उसने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों में अधिकतम इंद्रियों के उपयोग और बेहतर सीखने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होती है? तो बच्चों में जो अधिकतम इंद्रियों का उपयोग होता है और बेहतर सीखने के लिए जो सबसे अच्छी गतिविधि होती है वह क्षेत्र भ्रमण पर ले जाना होता है, क्योंकि जब बच्चे क्षेत्र भ्रमण पर जाते हैं, फील्ड विजिट करते हैं, तो वो अपने अनुभव से कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे सही समय कौन सा होता है? तो मधुमक्खी जब पालन किया जाता है वह अक्टूबर से दिसंबर के बीच में स्टार्ट किया जाता है, यही सबसे अच्छा समय होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मानचित्र पर दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या है? तो मानचित्र पर जो दिल्ली की स्थिति जो सापेक्ष है गांधीनगर गुजरात है, इसके सापेक्ष जो है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व है। पटना बिहार की राजधानी उत्तर पूर्व है और दिल्ली के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी दक्षिण पश्चिम में है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भोजन अध्याय शुरू करने से पहले छात्रों से पाचन तंत्र का चित्र बनवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भोजन का जो अध्याय है उसको शुरू करने से पहले बच्चों से पाचन तंत्र का चित्र बनवाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पाचन के बारे में छात्रों के विचारों को सबसे पहले जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन गलत है? इसमें से बताना है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है कौन सा कथन इसमें गलत है। यह सीखने के बेहतर बनाने के लिए शिक्षक की सहायता करता है, तो नहीं। इसमें रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक 3 महीने के भाग में दर्ज किया जाना अनिवार्य है, तो यह ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यह ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह छात्र के प्रगति पर नजर रखने में मदद करता है, तो नहीं। यह सीखने में संबंधित कोई जानकारी सहायक हो सकती है, नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, छात्रों को लैंगिक रूढ़िवादिता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधियां क्या है? तो छात्रों को लैंगिक रूढ़िवादिता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए सबसे उपयुक्त जो गतिविधि है वह कक्षा में एक ऐसी महिला को बुलाना जो ऑटो ड्राइवर है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यदि कोई छात्र नियमित रूप से अपना होमवर्क नहीं करता है तो सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो उसकी कठिनाई का पता लगाएंगे और उसके अनुसार कार्य में बदलाव करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, कक्षा में परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध विषय पर वाद विवाद आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कक्षा में जो परिवहन डीजल वाहनों पर जो वाद विवाद कराया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्रों को मुद्दे पर विभिन्न दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। वह उनकी राय जाना जाता है और वो कौन सा निष्कर्ष इससे रिलेटेड निकालते हैं यही देखा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसलिए कक्षा में डिबेट करवाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति किसमें मदद करती है? तो जो ईवीएस की जो एकीकृत प्रकृति है यह पाठ्यचर्या के भार को कम करना और सार्थक सीख प्रदान करने में मदद करती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस मूल्यांकन का संकेतक नहीं है? तो इसमें से ईवीएस मूल्यांकन का जो संकेतक नहीं है वह अवधारणा और मानचित्र नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सहयोग करना, न्याय और सम्मान के प्रति चिंता और प्रश्न पूछना ईवीएस मूल्यांकन का प्रमुख संकेतक है, लेकिन अवधारणा और मानचित्र जो है ये ईवीएस
का मूल्यांकन का संकेतक नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस की कक्षा में अलबरूनी के वृत्तांत को शामिल करने का क्या कारण है? तो ईवीएस की कक्षा में अलबरूनी के वृत्तांत को शामिल करने का मुख्य कारण ये है कि सबसे पहले तो यही कारण हो जाएगा कि इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में मदद मिलता है और प्राचीन तकनीक जैसे तालाब का निर्माण की सराहना करना मिलता है। इतिहास में साक्ष्य की भूमिका को समझना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि अलबरूनी का जो वृत्तांत है उसमें ये सारी चीज़ों का समावेशन है, जिससे उस सारी जानकारी इकट्ठी मिल जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, हम समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने का क्या लाभ है? तो समाचार पत्र और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करना, इसका लाभ ये होता है कि उन्हें वास्तविक दुनिया से जुड़ने में मदद मिलती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति कितने वर्षों से जंगल में रह रहा है तो उस भूमि पर उसका अधिकार हो जाएगा। तो लगभग 25 वर्ष जब कोई व्यक्ति उस जगह पर उस जंगल में रह रहा है तो वह जो भूमि है उस पर उसका अधिकार हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यदि आपका विद्यालय आपके घर से 100 मीटर पूर्व में है तो विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या होनी चाहिए? तो यदि आपका विद्यालय आपके घर से 100 मीटर पूर्व में है तो आपके विद्यालय के सापेक्ष जो आपके घर की दिशा होगी वह पश्चिम में होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। औसत गति निकालने का सही सूत्र क्या है? तो औसत गति निकालने का जो सही सूत्र हो जाएगा वह दूरी बटा समय हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वह लद्दाख है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुजरात के किन प्रमुख देशों में कच्चे तेल का उत्पादन होता है? तो इसमें से बताना है गुजरात और जो कच्चे तेल का उत्पादन होता है वह सबसे पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा कि भारत के किन किन देशों में, किन किन राज्यों में, किन और क्षेत्रों में कच्चे तेल का निर्माण होता है। तो गुजरात और तमिलनाडु में होता है और गुजरात का जो अंकलेश्वर और खंबात बेसिन है यहाँ पे कच्चे तेल का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, तमिलनाडु के किस बेसिन में कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है? तो तमिलनाडु का जो कावेरी बेसिन है यहाँ पे कच्चे तेल का निर्माण किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस वर्ष अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को 1950 में अपनाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं? तो इनमें से जो जड़ें होती हैं वह भोजन का भंडारण करती हैं वह गाजर, मूली और चुकंदर है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विटामिन B9 को वैज्ञानिक नाम में क्या, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो विटामिन B9 का जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा वह फोलिक एसिड हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, यह पहेली किस पक्षी के लिए है? तो जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, यह पहेली जो है मोर के लिए है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके जो पंख होते हैं वह एकदम पैसे की तरह दिखते हैं, रुपए की तरह दिखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, लद्दाख को अपनी जलवायु विशेषताओं के कारण किस नाम से जाना जाता है? तो लद्दाख का जो जलवायु है उसकी विशेषता है उसके नाम से उसे शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस में एकीकृत शिक्षा का दूसरा नाम क्या है? तो ईवीएस में जो एकीकृत इंटीग्रेटेड शिक्षा है उसका नाम बहुविषयक है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मल्टीडिसिप्लिनरी। अगला हमारा प्रश्न है, कुड़ुक भाषा किस राज्य के लोगों की प्रमुख भाषा है? तो जो झारखंड के लोग होते हैं इनकी कुड़ुक भाषा इस यहाँ की प्रमुख भाषा है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे जो तोरांग है इसका अर्थ जंगल होता है। अगला हमारा प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मधुमक्खी पालन का कार्य सबसे अधिक होता है? तो बिहार का जो मुजफ्फरपुर है यहाँ पे बहुत ही अधिक मधुमक्खी पालन होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अलबरूनी किस सुल्तान के साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, ईवीएस में छात्रों की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? तो ईवीएस में जो बच्चों की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी रणनीति हो जाएगी वह प्रश्न पूछना हो जाएगा। उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि वह अपने जो ईवीएस का जो इन्वायरमेंट है उससे वो रिलेटेड कोई भी क्यूरियोसिटी जागे और उनके बारे में पूछे। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गिद्धों को पर्यावरण के लिए क्या कहा जाता है? क्योंकि ये मृत जानवरों के अवशेष को खाते हैं, तो गिद्धों को पर्यावरण का सफाई कर्मचारी कहा जाता है, क्योंकि ये मृत जानवरों को या फिर अवशेषों को खाते हैं और उस सफाई करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिवार और मित्र के मुख्य जो थीम है इसके अंतर्गत कितनी उप थीम है? तो परिवार और मित्र जो थीम है इसके अंतर्गत 4 उप थीम आते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, और 4 जो थीम है वह संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे हैं। यही 4 थीम परिवार और मित्र के उप थीम के हैं अंतर्गत आते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अलबरूनी के अनुसार प्राचीन भारत में तालाबों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता था, जिसकी इन्होंने सराहना की है? तो अलबरूनी के अनुसार जो प्राचीन भारत में तालाबों का निर्माण किया गया था तो उसमें भारी पत्थर और लोहे के कुंडे चबूतरे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी उन्होंने बहुत ही भरपूर सराहना की है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, 4 जून रात 22 बजे मतलब 22:30 पर ट्रेन चली। यदि 6 जून को वह सुबह 4:30 बजे पहुंचती है तो यात्रा में कुल कितना समय लगा? तो यात्रा में जो कुल समय लगेगा वह 30 घंटे लगेगा। इसको जोड़ना है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ा गया है। 4 जून को 1.5 घंटा चला, फिर 5 जून में आ गया तो 24 घंटे प्लस 6 जून को 4.5 घंटे तो बराबर 30 घंटे। अगला हमारा प्रश्न है, यदि 11:45 किलोमीटर की दूरी 30 घंटे में तय की जाती है तो औसत गति लगभग क्या होगी? तो इसकी जो औसत गति है लगभग 38 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यहाँ पे दूरी बटा समय हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते में काम करने वाले जो श्रमिक मधुमक्खियां हैं मुख्य रूप से इसमें कौन होती है? तो मधुमक्खी के छत्ते में काम करने वाली जो श्रमिक मक्खियां होती हैं उसमें मुख्य रूप से मादा मक्खियां होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला था? तो 370 जब जम्मू कश्मीर से हटा था तो उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा 2019 में मिला था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।